देखिए, कल से ये लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का यूपीपीसीएस 2022 तक। डेली रात 8 बजे ये टेस्ट होंगे आपके। तो रात 8 या 9 बजे जैसा टाइम होगा मैं कल आप लोगों को ये फिक्स बता दूंगा, या 10 बजे भी। तो एक टाइम फिक्स करेंगे, डेली आप लोगों को लाइव आना है, ये टेस्ट देना है। कमेंट बॉक्स में इसके बाद, अर्थात वीडियो स्ट्रीमिंग होने के बाद, अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सारे आंसर दिख जाएंगे। तो आप लोग मिलान करके देख लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, अगर कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि आपका सही है हमारा गलत है, तो आप बिल्कुल विथ कोई प्रूफ हो आपके पास, स्रोत हो, उसके साथ दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से अब एक नया इनिशिएटिव आज से शुरू कर रहे हैं। आज एक डेमो आप लोगों को दे रहे हैं, एकदम ऐसे ही आपका पेपर भी सेट होगा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। और यही माइंड सेट होता है, यही पैटर्न होता है, तो इसी को फॉलो करेंगे। 2022 पीसीएस के लिए जितने संभव प्रयास हो सकेंगे हमारे तरफ से, अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए भी, नॉन पेड स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब हमारा देखते हैं, सबके लिए हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज के प्रश्न एक डेमो के तौर पर देख लेते हैं, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा, तब तक मैं आपको आंसर अपना दे देना है। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा उसको पॉज करके या पीछे करके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, जनांकिकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? जनांकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए तो पहला है, ए ऑप्शन है, कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना, कौशल विकास को, और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, उच्च शिक्षा का निजीकरण करना। तो इनमें क्या करना चाहिए आप बताइए, आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार पूछा भी जा चुका है यूपीपीसीएस में। तो आश्रित आबादी के रूप में कौन सा समूह जाना जाता है? 15 से 60 वर्ष आयु, 60 वर्ष से ऊपर आयु, 50 वर्ष से ऊपर आयु के समूह, या 0 से 14 वर्ष आयु समूह। तो इनमें से कौन आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? अगला प्रश्न है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है, आप अपने आंसर देते जाइए। हालांकि आज लाइव नहीं है, बट ये लाइव ही समझिए इसको, क्योंकि ये प्रीमियर कर रहा हूँ, डेली प्रीमियर लाइव रहेगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर देंगे उसी के दौरान, और फिर बाद में कमेंट बॉक्स में देखेंगे पिन किया हुआ रहेगा, सभी आंसर हम पिन कर देंगे, ताकि आप लोग मिलान करके देख सकें आप लोग कितने सही हैं कितना गलत, किस तरह से, किस स्तर की तैयारी है आपकी। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? अर्थात जन्म और मृत्यु दर समान है और बाहर से कोई अंदर नहीं आता, अंदर से कोई बाहर नहीं आता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, स्थिर जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि, गत्यात्मक जनसंख्या, या फिर जनसंख्या की स्थिरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पुदुचेरी, बी चंडीगढ़, सी कर लीजिएगा दमन दीव, और डी लक्षद्वीप कहाँ पर हैं? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य पूछ रहा है। तो बिहार और गुजरात, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश, या फिर गोवा व उत्तराखंड। इनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, अगर ज़्यादा फास्ट हो तो आप लोग बता दीजिएगा, उसी अनुसार कल से टाइम हम मैनेज करेंगे इसमें। तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, दूसरा है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश, और डी है राजस्थान। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, प्रतिशतता नहीं है। चलिए, जनगणना वर्ष 2011 की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, या फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अब तो इसमें दोनों सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन चूंकि 2011 की जनगणना पूछ रहा है, इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल सही है। जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती तो आपको ऑप्शन इसमें से बताना है कौन सा सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ या अंडमान व निकोबार।
एक ऑप्शन आपको टिक करना है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब एक्सेंडिंग आर्डर, अर्थात बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में डिसेंडिंग आर्डर, आरोही मतलब कि आरोही क्रम मतलब एक्सेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको बताना है कौन सा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। पूछा क्या है एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछ रही है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो सबसे पहले हो जाएगा और उसके बाद सारे फिर व्यवस्थित होंगे। ठीक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों या संघ शासित प्रदेशों का आरोही क्रम क्या है? अब यहाँ पर आरोही क्रम पूछ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, अर्थात सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा यहाँ पे। तो मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग बताइए इसमें से। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिशत अवरोही क्रम में, अब यहाँ पे फिर सब घटते हुए क्रम में पूछ लिया है, तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले होगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अगर ऑप्शन पढ़ने में आप लोगों को इरिटेशन हो रही है तो बता दीजिएगा, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल आपके सामने प्रश्न रख देंगे, ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? अर्थात केवल लोकसभा की कौन सी समिति है इसमें से? आश्वासन समिति, प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है। तो वर्ष 1909 का अधिनियम, चुनाव का सिद्धांत इसमें दिया गया था। वर्ष 1919 का अधिनियम, प्रांतीय चुनाव का सिद्धांत मतलब चुनाव 1909 में शुरू हो गए थे, मतलब चुनाव का सिद्धांत सबसे पहले अपनाया गया, कहने का मतलब यह है। वर्ष 1919 का अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता इसमें प्रदान की गई। वर्ष 1935 का अधिनियम, राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया। वर्ष 1947 का अधिनियम, जिम्मेदार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो इनमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो नियतिवादी अवधारणा कार्ल रिटर ने, संभववादी अवधारणा हम्बोल्ट ने, नवनियतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन से तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों सही नहीं हैं, इनमें से या तो एक सही या तो दो सही हैं। तो वो कौन है? भूगोल वाले तुरंत बता लेंगे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, कहाँ पर? आर्थिक न्याय का, देखिए कितने प्रकार के न्याय हैं कुल? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। इनमें से आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो अपना विकल्प चुनिए आप। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या फिर चकमा शरणार्थियों की समस्या से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध इनमें से किस में था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सही कथन पूछ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है 1 और 2, केवल 2 और 3 इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना उत्तर दीजिए। मुझे लगता है आप लोगों को और समय देना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज डेमो है। कल हम निश्चित रूप से आप लोगों को 5 सेकंड या 5 से 10 सेकंड जरूर देंगे। पूंजी निर्माण धीमी गति से होने का मतलब क्या है?
अगर पूंजी निर्माण कहीं धीमी गति से हो रहा है, अर्थात घर की अपने, जब पूंजी निर्माण की बात आए ना तो घर में अपने कोई मशीन, समझ लीजिए आप मशीन ले आ रहे हैं कोई, हाँ, और मशीन नहीं आ पा रही तो उसका क्या कारण है? तो आर्थिक विकास की गति तेज होना, आर्थिक विकास की गति मंद होना, बचत का सुस्त होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर पूंजी निर्माण धीमी गति से हो रहा है तो इसका क्या मतलब, यही पूछ रहा है। तो अब तो आपको हमने हिंट दे दिया, समझ में आ गया होगा। बड़ी व्यवहारिक चीज़ है अर्थशास्त्र। वीडियो मैंने बनाया हुआ है एक, जो हमारे 30 डे वाले हैं वो देखते रहें। बाकी इस प्रोग्राम में भी तमाम वीडियोस आएंगे, उसमें अर्थव्यवस्था के वीडियो रहेंगे और सारी जो बेसिक बातें हैं उसमें भी आपको समझ में आएंगी। तो लगातार बने रहें आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति किस अधिनियम की देन है, ये पूछ रहा है। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1930 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये 1930 का अधिनियम के स्थान पे 1935 का अधिनियम कर लिया जाएगा इसको, ठीक है, सी वाला जो है 1935 का अधिनियम। अब इनमें से चारों में से कौन सा सही है बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये हैं जोड़े। तो 2 लोगों ने इनमें से किया था। कौन कौन थे? पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे या पहले और चौथे? तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहले दूसरे कौन हैं, दूसरे तीसरे कौन हैं, तीसरे चौथे कौन है और 1 और 4 कौन हैं? तो आप अपना ऑप्शन उसी अनुसार दीजिए। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग काफ़ी चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में है? तमिलनाडु में ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है ना। तो भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या हैं? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के सभी समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, इसे वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो आपको ऑप्शन ये हैं आपके सामने, तुरंत लगाइए फटाक से, कौन सा उत्तर सही है या हैं? सही वाला पूछ रहा है, इसका मतलब इनमें से या तो 1 गलत है या 2 गलत है, क्योंकि जोड़े में कहीं भी 1, 2, 3 नहीं है। तो इस पर सबसे पहले विचार कर लेना है आपको, तभी उत्तर के नज़दीक पहुँचेंगे। फास्फोरस चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फास्फोरस जैव द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक है, इसका स्रोत चट्टानें तथा शैल हैं, पौधे इसको अपनी पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। अब ये 3 चीज़ें फास्फोरस चक्र के बारे में बताई हैं। कौन सा कथन सही है या हैं? तो A, B, C, D ऑप्शन फिर से एक बार देख लीजिए। A क्या है? केवल 1। B क्या है? 1 और 2। और C क्या है? केवल तीसरा, अर्थात पहला दूसरा गलत है। और D वाला मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्त है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि अब ये क्योंकि में 3 बातें दी गई हैं। यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है, यह वृष्टि धोवन तथा वाती अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। वृष्टि धोवन, अब कई लोगों को वृष्टि नहीं समझ में आ रही होगी, तो वृष्टि मतलब बारिश होती है, और वाती मतलब वायु अपर्दन जो होता है, वाती अपर्दन। तो 2 मृदा अपर्दन कई कारणों से होता है, वायु कारण होता है, जल के कारण होता है, भूमि में जो स्थित जल है उसके कारण होता है, भूजल के कारण होता है, समुद्र के जल के कारण होता है, तमाम जल कारण हैं मृदा अपर्दन के। तो पशुचारण भी एक कारण है। तो वृष्टि धोवन और वाती अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। तीसरा है, यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायता होती है। तो इनमें से कौन सा सही है या सभी सही है? आपको जो लगता है पलवारना के बारे में वो आप लगा दीजिए। और ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, हार्डिमन ने बरसाड़ सत्याग्रह को ग्रामीण गुजरात का प्रथम सफल सत्याग्रह कहा। किसने? हार्डिमन ने। दूसरा, झंडा सत्याग्रह वर्ष 1926 में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ। तो इनमें से कौन से सही या सही हैं आपको बताना है।
दो चीज़ों के बारे में पूछा है, बरसात सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह। आपको कौन सा सही लग रहा है, आप अपना जवाब दे दीजिए। अच्छा, एक प्रश्न और है, लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, कथन ए है। कारण आर है, लाल बलुआ पत्थर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन ये है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो आपको ऑप्शंस इसमें से जो सही है आप बताइए। चलिए, दो प्रश्न और हैं अभी। आर्कियन चट्टानें छोटा नागपुर में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड नीस, अच्छा इसमें पूछा है कौन से कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। आर्कियन चट्टानें छोटा नागपुर पाई जाती हैं। बुंदेलखंड नीस बघेलखंड में भी पाई जाती है। हिमालय पर्वत का आधार तल आर्कियन का बना हुआ है। भारत का प्रायद्वीप केवल आर्कियन चट्टानों का बना हुआ है। मैंने इसीलिए कहा था कि जो 8 PM वाला मैंने वीडियो बनाया था, इस बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है इन सब चीज़ों को। तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उन सब वीडियोस को, उनको लाभ हर एग्ज़ाम में होगा। जब आप लोग बताते हो क्वालिफाई होने के बाद कि उस 30 डे जो 8 PM पे हमने इतिहास और भूगोल का अभी तक दिया है केवल, अभी और भी प्रोग्राम लाएंगे। अभी जब तक आपका एग्ज़ाम है तो आप ज़बरदस्त कार्यक्रम हमारी तरफ से देखेंगे 1-2 महीने तक, जब भी आपका परीक्षा जो भी है। तो कोई भी वीडियो नहीं छोड़नी है आपको, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे, परीक्षा हॉल में जब जाएंगे सारी चीज़ें सुनी हुई देखी हुई रहेंगी आपकी। तीसरा है, सी ऑप्शन है, हिमालय पर्वत का आधार तल आर्कियन का बना हुआ है। और डी है, भारत का प्रायद्वीप केवल आर्कियन चट्टानों का बना हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जब पढ़ा है ऑप्शंस को तो वहाँ पर कहीं पर मैंने जोर दिया है क्या, तो देखिए आप भी जब पढ़ेंगे विकल्प को ज़रूर पढ़ें। जब भी एग्ज़ाम दीजिए विकल्पों को पढ़िए, कुछ न कुछ ऐसा शब्द होगा वहाँ पर जिस पर जोर पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ बात है सोचने समझने के लिए। अगर 4 में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर ऐसा कुछ शब्द होगा जो समझ में आएगा कुछ, तो बस वहीं पर अपनी बाजी आप खेल सकते हैं। मतलब अंधाधुंध गोली चलाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत प्रकाश में देख करके मारें, कहने का मतलब ये है। तो ABCD ऑप्शंस में कौन सा आपको सही लग रहा है बताएं। बुंदेलखंड नीस मोटे दानेदार वाली है। प्रायद्वीप की नीस को बंगाल नीस कहते हैं। बंगाल नीस में आप बिल्कुल घबराइए नहीं, भूगोल की वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जितने प्रकार की भी चीज़ें हैं जो पूछ सकता है कॉन्सेप्ट में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और बहुत कम में जो हमारा सिद्धांत है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल वाला, उसी सिद्धांत के अनुसार बंगाल नीस में डोलोमाइट और क्वार्टजाइट पाया जाता है। अब तीनों में कौन सा आपको सही लग रहा है, सही कथन पूछ रहा है। अब यहाँ पे 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो ये थे आपके। अब आप लोग लगा दीजिए, कुछ देर बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग देखेंगे, उत्तर हम डाल देंगे। अपना मिलान कर लीजिएगा कि आप सही हैं अथवा गलत हैं, ठीक है। और अपना स्कोर भी बताइएगा ज़रूर, लोगों को पता चले कि किस लेवल पे तैयारी चल रही है सबकी, ठीक है। बाकी अगर हमारे फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं UPPCS के प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा 9453775039, ये व्हाट्सअप नंबर है। ये 5 है, ये 9 है लास्ट वाला, इस पर मैसेज करिएगा व्हाट्सअप और जुड़ सकते हैं। टेस्ट ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, मैं कहूँगा जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वही आपका काम कर देंगे पूरा। टेस्ट भी सॉल्व करवाएंगे हम अपने इस प्रोग्राम में, जो ये 60 दिनों का 45 से 60 दिनों का है। बस अब मेहनत आपके साथ हम करेंगे, आप लोगों को उस मेहनत से गेन करना है। ये नहीं कि अगर आप लोगों को इसी बार 2022 में ही एक बड़ा पद प्राप्त करना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।